पुत्र मोह में पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो गया, ये हमने पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। और अब वही पुत्र मोह जो है राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी संकट बन गया है बहुत सारी पार्टियों के लिए। महाराष्ट्र में हमने शिवसेना का हश्र देखा, जब उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को एलिवेट करना चाहते थे तो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस पैदा हो गए। हालांकि मैं इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है राजनीति करने की, वो भी एक एडिशनल फैक्टर ज़रूर है। लेकिन क्या पुत्रमोह या परिवार को इतनी जगह दे देना कि पूरी पार्टी को एक प्राइवेट कंपनी जैसा आप सोचने लगे, देखने लगे, वो भी एक बड़ा फैक्टर नहीं है क्या इन पार्टियों के अवमूल्यन का, इन पार्टियों के विघटन का? यह भी एक बड़ा सवाल है। तृणमूल कांग्रेस अपने दौर के सबसे बड़े संकटों से गुजर रहा है। वो सारे स्टालवर्ट्स, बहुत सारे स्टालवर्ट्स जो पहले दिन से ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वो युवा चेहरे जिन्हें ममता बनर्जी ने राजनीति का कहरा सिखाया, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और सभी लोग आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं लीडरशिप का, कि लीडरशिप जो है वो उनकी सुनती नहीं है। अभिषेक बनर्जी को एलिवेट किया जा रहा है, बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं उनको रुस्वा किया जा रहा है। करप्शन की बातचीत भी चल रही है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसकी भी बातचीत चल रही है। और आईपैक इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की भी बात चल रही है कि किस तरीके से आईपैक के कारण जनता से दूर हो गई पार्टी और पार्टी को हार झेलनी पड़ी। बहरहाल आरोप बहुत सारे लगते हैं एक चुनावी हार के बाद, और जितना बीमार टार करता है ना, फिल्मों से पहले आप देखते होंगे कैड, उससे ज्यादा बीमार चुनावी हार कर सकता है ममता बनर्जी। कम से कम ये बात समझ रही होंगी। द पॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में बातचीत तृणमूल कांग्रेस की इस फूट की ही, कि ये फूट हुई कैसे, सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक कहानी समझाएंगे। लेकिन ये जानिए कि बहुत बड़ी खबर ये है कि कल्याण बनर्जी, जो कल तक ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे थे, अब तो उस कल्याण बनर्जी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। और कारण क्या है? कारण है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के वो भतीजे, जिन्हें ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी बना रही थी, जिनके हाथों में सौंपना चाह रही थी तृणमूल कांग्रेस। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस अब बचेगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या पुत्र मोह में तृणमूल कांग्रेस भी बर्बाद हो जाएगा? पुत्र मोह, इसको आप लिटरली ना ले। अभिषेक बनर्जी के लिए और ममता बनर्जी के संबंध में मैं इस वर्ड को फिलहाल यूज कर रहा हूं। पॉलिटिक्स शो के एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं, और जैसे कि हमारी आदत है पहली स्लाइड पर बात करते हैं। सायोनी भी सयानी, दीदी के साथ कैसे हुआ खेला। टेक्स्ट यह है सायोनी घोष। इनका नाम इसलिए मैंने खास तौर पर लिखा है क्योंकि सायोनी घोष सबसे चर्चित चेहरा रही। अभी जब चुनाव चल रहे थे बंगाल में विधानसभा के, तो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरी। इनके वीडियोस काफी वायरल हुए। दिल में काबा, होठों पे मदीना, आंखों में मदीना, इस तरह के गाने सायोनी घोष ने गाए। और ठीक बात है, गंगा जमुनी तहजीब और जिस तरीके का सांप्रदायिकता के दौर में हम जी रहे हैं, उसमें ऐसा उद्घोष करना बहुत बड़ी बात थी। और बहुत सारे लोगों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने सायोनी घोष के इस प्रचार के तरीके को हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सायोनी बड़ा शानदार काम कर रही हैं, शानदार वक्ता तो रही ही हैं, फिल्म एक्ट्रेस रही हैं। सायोनी घोष को ममता बनर्जी लेकर आई 2021 में, उसके बाद क्या क्या हुआ और क्या क्या दिया सायोनी घोष को, ये आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे सायोनी घोष क्या सच में साथ छोड़ने वाली हैं, उनको लेकर चर्चाएं क्या चल रही हैं। ये बताएंगे कि पूरा खेला जो हुआ है ममता बनर्जी के साथ बंगाल के अंदर फिलहाल, वो खेला हुआ कैसे कैसे है, टाइमलाइन क्या है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, वो हम आपको बताएंगे। ममता बनर्जी की तस्वीर है, सायोनी घोष की तस्वीर है, और आप देख सकते हैं शतरंज अगर आप खेलते हो तो शतरंज के मोहरे हैं, एक मोहरा गिरा हुआ है, गिरा हुआ मोहरा जो है तृणमूल कांग्रेस का दिख रहा है। अब जब शतरंज है तो खिलाड़ी भी होंगे, जब एक मोहरा तृणमूल कांग्रेस का है तो दूसरा मोहरा किसका है, यह आपको बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्लाइड्स में आपको हमने सोचा कि एक खबर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बता दें। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसने इस खबर को लिखा है, हमारी नज़र पड़ी, हम जब रिकॉर्ड करने जा रहे थे तभी, तो हमने कहा कि यह खबर आपको बता दिया जाए। और हेडलाइन देखिए, वाई कल्याण बनर्जी हैज गिवन एन अल्टीमेटम टू टीएमसी सुप्रीमो ममता। टीएमसी के सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी को कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम क्यों दिया? ये कल्याण बनर्जी साहब हैं, ये अभिषेक बनर्जी साहब हैं, ममता बनर्जी के भतीजे। लेट दीदी डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू। दीदी को डिसाइड करना चाहिए करना क्या चाहती हैं। टिल नाउ आई एम विद हर, अब तक तो उनके साथ हूं, कल्याण बनर्जी ने यह बात कही। इफ दीदी डिसाइड्स टू गो विद अभिषेक देन आई वुड डिसाइड माई ओन। मैं अपना फैसला फिर कर लूंगा अगर दीदी अभिषेक के साथ जाती है। मतलब कल्याण बनर्जी ने जो शर्त रखी है, वो शर्त आप ये भी लगा सकते हैं कि जड़ है पूरी
तृणमूल कांग्रेस वाला जो पूरा विवाद चल रहा है, पार्टी के अंदर जो फूट है, उसके जड़ में अभिषेक बनर्जी है, केंद्र में अभिषेक बनर्जी। और हमने देखा है हिमंता बिस्वा शर्मा का आप एग्जाम्पल लें, हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोई बहुत जबरदस्त एडमिरेशन नहीं है, हो भी नहीं सकती जिस तरह की भाषा वो प्रयोग करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो इलेक्शन मैनेजर थे, बड़ा शानदार इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन जब जिसके लिए वो इलेक्शन मैनेज करते थे उनके बेटे गौरव गोगोई साहब जब आते हैं तो गौरव गोगोई को एलिवेट किया जाता है, हिमंता बिस्वा शर्मा को साइडलाइन किया जाता है, हिमंता बिस्वा शर्मा को अपनी राजनीतिक फ्यूचर जो है वो डार्क में दिखने लगता है। हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक फैक्ट ये भी है कि हिमंता के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे हुए थे, खुद अमित शाह उनके ऊपर हमलावर थे। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फ्यूचर भी मिल जाता है, करियर भी मिल जाता है, केसेस से राहत भी मिल जाती है। जिन लोगों ने फिलहाल डिफेक्ट करने की कोशिश की, अलग होने की कोशिश की है तृणमूल कांग्रेस से, उनमें से कई लोगों के ऊपर केसेस हैं, मामले हैं जिनकी जांच चल रही है। तो डर तो होगा ही होगा, लालच भी होगा, क्योंकि सत्ता चली गई। तृणमूल कांग्रेस में जो लोग थे 15 सालों से सत्ता में रही है तृणमूल कांग्रेस, अब सत्ता से बाहर हुई है, तो एक लालच भी रहा होगा कि जो सत्तासीन पार्टी है उस सत्तासीन पार्टी में शामिल हुआ जाए। खैर, कल्याण बनर्जी की हम बात कर रहे थे। अब देखिए, एक पूरा केस है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो ऋतव्रता हैं, जो विधानसभा में विद्रोही गुट के नेता हैं और अभी विपक्ष के नेता भी उनको बना दिया गया है, मान लिया है बंगाल के स्पीकर साहब ने, उन्होंने एक कंप्लेंट किया था और 1 जून को जो बंगाल के सीएम है फिलहाल अधिकारी साहब, उन्होंने सीआईडी जांच इन्वेस्टिगेशन की अनाउंसमेंट कर दी कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। मामला था फोर्स्ड सिग्नेचर का, फोर्जरी का, कि गलत साइन करवाए गए थे। मतलब गलत साइन तो क्या, ऋतव्रता वहां पर प्रेजेंट नहीं थे लेकिन ऋतव्रता का साइन हो गया था। वो जो पूरा लीगल मामला है उसे देख रहे हैं कल्याण बनर्जी, और कल्याण बनर्जी के साथ कोई टसल हुई अभिषेक बनर्जी की, और उसके बाद कल्याण बनर्जी ने ये अल्टीमेटम दिया, लिखता है कि आई एम स्टिल विद दीदी बट वॉन्ट टॉलरेट अभिषेक बनर्जीज एरोगेंस। घमंड बर्दाश्त नहीं करूंगा अभिषेक बनर्जी का। आई हैव क्विट ऑल केसेस रिलेटेड टू हिम। अभिषेक बनर्जी से संबंधित जितने भी केसेस हैं वो सब मैंने छोड़ दिया है। कल्याण बनर्जी एक सीनियर एडवोकेट हैं और वो कह रहे हैं, कौन नहीं जानता मुझे कि मैं एक सीनियर एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट तक में लोग जो है वो मेरी बातचीत करते हैं। केसेस तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जब वो अभिषेक बनर्जी पर बोल रहे थे, और कल्याण बनर्जी वो व्यक्ति है जो कल तक ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गद्दार कह रहे थे जो लोग टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं, या जो लोग टीएमसी का एक अलग फैक्शन, एक अलग ग्रुप तैयार कर रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे थे कल्याण बनर्जी। अब ये अल्टीमेटम जब उन्होंने दिया है और अभिषेक बनर्जी पर उनके रिमार्क्स जो हैं वो बताते हैं कि स्थितियां कितनी गंभीर थी। ही अभिषेक बनर्जी के लिए वो कह रहे हैं, सोचता है कि हर कोई उसके नीचे है, एवरीवन इज बीनीथ हिम, एज इफ एवरीवन इज मियरली एन एम्प्लॉई फ्रॉम कैमेक स्ट्रीट, कि कोई कंपनी चल रही है और बाकी सारे जो हैं वो एम्प्लॉई हैं और ये आदमी जो उनका बॉस है। अभिषेक बनर्जी के लिए कह रहा है कल्याण बनर्जी 1998 से लगातार ममता बनर्जी के साथ है, सीनियर मोस्ट लीडर्स की आप बात करें तो उनमें से। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 45 ईयर्स, वकालत की बात अब ये कर रहे हैं। हु डज नॉट नो मी एज अ सीनियर एडवोकेट, कौन नहीं जानता, कोई है? हाउ लॉन्ग हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग, लीव असाइड दिस कोर्ट, इवन इन द सुप्रीम कोर्ट पीपल नो मी, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग मुझे जानते हैं। कल्याण बनर्जी अब मतलब एक हर्ट हो गई होगी फीलिंग, लीगल मसले पे कोई बात थी, बट ही हैज बिकम सो एरोगेंट, डज नॉट रिस्पेक्ट एनीवन, वो किसी की इज्जत नहीं करता है। दैट इज व्हाई आई हैव स्टेप्ड असाइड दिस मॉर्निंग, आई ऑल्सो टोल्ड दीदी चूज बिटवीन मी एंड अभिषेक बनर्जी। ये जो सवाल था ना, ये ममता बनर्जी के लिए चुनावों से पहले ही उठ खड़ा हुआ था कि उन्हें अभिषेक बनर्जी चाहिए या उनकी टीम, जिस टीम के साथ उन्हें टीएमसी को आगे बढ़ाना है, टीएमसी को लेकर चलना है। ममता बनर्जी लगातार अभिषेक बनर्जी के साथ ही खड़ी दिखी, लेकिन होता है क्या, जब पावर होता है तो बहुत सारी जो शिकायतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। आप किसी को कुछ दे सकती हैं, किसी को कुछ दे सकती हैं, हर कोई उस सत्ता का बेनिफिशियरी होता है। तब तक शिकायतें बहुत बार गौण हो जाती हैं, लेकिन जब आपसे सत्ता छिनती है, जब आपसे ताकत छिनती है, तो जो बेनिफिशियरीज होते हैं उस सत्ता के, वो बाहर निकलने लगते हैं। अगर आपके पास देने के लिए एक ही चीज है, कमान सौंप दें आप टीएमसी की पार्टी की, वो कमान आप अगर अभिषेक को सौंपेंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी रही होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कल्याण बनर्जी की हमने बात की। ये जो बागी चेहरों की बात हो रही है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर, उसमें जो सबसे चर्चित बागी चेहरे हैं ऋतव्रता बनर्जी, मैंने आपसे बात की थी।
ऋतव्रता जो है फिलहाल विपक्ष के नेता हैं। 80 विधायक तृणमूल कांग्रेस के जीते, उन 80 में से 58 से 60 विधायकों का गुट जो है वो ऋतव्रता के पास है, और ऋतव्रता जो है विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं स्पीकर के जरिए। ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम हम लोग करेंगे। ऋतव्रता साहब जो हैं वो खुद भी तृणमूल के थे नहीं, तृणमूल में ये आए माकपा से भी निकाले गए थे लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजी के कारण। फिर ये तृणमूल कांग्रेस में आते और ममता बनर्जी को बताते असली वामपंथी हैं ममता बनर्जी। तो ऋतव्रता साहब जो हैं पहले भी डिफेक्ट कर चुके हैं, एक बार फिर से वो डिफेक्शन वाले जगह पर स्थिति में खड़े हैं। तृणमूल इनको राज्यसभा सांसद भी बनाती है। फिलहाल ये विपक्ष के नेता है, बड़े युवा नेता जो है, तेज तर्रार ये माने जाते हैं पश्चिम बंगाल के। सायोनी घोष, इनका हमने जिक्र किया क्यों? क्योंकि भाई बड़ा चर्चित हुआ इनका नाम, बहुत वायरल हुए इनके वीडियोस, प्रचार का इनका तरीका जो है वो लोगों ने हाथों हाथ लिया। वो गाने, वो एग्रेशन, वो अमूमन दिखता नहीं है पॉलिटिकल स्टेज पे इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान, जो एग्रेशन और जिस तरीके की शैली सायोनी घोष ने दिखाया था। इन सबसे ऊपर सायोनी घोष को 2021 में ममता बनर्जी लेके आती हैं एआईटीसी में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अंदर। फिर इनको बनाया जाता है भाई यूथ विंग का प्रेसिडेंट। इससे पहले अभिषेक बनर्जी थे, और अभिषेक बनर्जी अपदस्थ होते हैं और सायोनी घोष जो है वो पार्टी के यूथ विंग की अध्यक्ष बन जाती हैं। सायोनी घोष का जब आप देखेंगे जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती हैं, बिल्कुल ममता बनर्जी के एक रेप्लिका की तरह लगने की कोशिश, उसी तरह का चप्पल, उसी तरीके का साड़ी, उसी तरह का एग्रेशन भी। पार्टी ने इनको दिया भी बहुत कुछ, ममता की खास मानी जाती रही। पार्टी ने पहले इन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया, उस विधानसभा चुनाव में जो है सायोनी घोष हार गई। लगा कि अब पहली बार चुनाव लड़वाया गया, पार्टी में लाया गया, यूथ विंग का प्रेसिडेंट भी बनाया गया, अब शायद इनका पॉलिटिकल करियर उस रफ्तार से नहीं चलेगा। लेकिन 2024 में लोकसभा से जाधवपुर की सीट इनको मिलती है और जाधवपुर सीट से सांसद चुन ली जाती है सायोनी घोष। लगातार बहुत सारे मुद्दों पे बड़ा एग्रेसिवली इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, सत्ता के खिलाफ बोला, केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है उसके खिलाफ बोला, और लड़ती रही, स्टार प्रचारक बनी। बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा जबरदस्त हस्तक्षेप रहा। लेकिन जो 19 सांसदों की लिस्ट बाहर आई है मीडिया रिपोर्ट्स में, जो बागी हुए हैं, उन 19 सांसदों की लिस्ट में सायोनी घोष का नाम भी है। तो सायोनी घोष भी शायद डिफेक्ट कर हुए हैं, काफी चर्चित ये चेहरा है। और काकोली घोष, संसद के अंदर जिस ग्रुप को, जो फैक्शन है उसको लीड करती हुई जो नेता है वो है काकोली घोष। काकोली घोष पेशे से डॉक्टर रही, बहुत पुरानी नेता हैं, शुरुआत से ममता बनर्जी के साथ जुड़ी रही। ये कहती है कि भाई करप्शन और आला कमान का जो तरीका था, वो आईपैक का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ गया था, जिसके कारण जमीन पर लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट नहीं स्टेब्लिश हो पा रहा था। अभिषेक बनर्जी का रवैया, और आरजी कर में जो रेप केस हुआ था उसके बाद से ये कह रही है कि ये एक तरीके के तनाव में थी, उसको दबाने के लिए इनसे कहा गया। ये महिला विंग की अध्यक्ष रही है, राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं काकोली घोष। इनका ये कहना है कि आरजी कर रेप केस जो था उसके बाद से ये तनाव में रहने लगी, दबाने के लिए कहा गया बहुत कुछ इनसे। बहरहाल चीफ विप भी रही, तो अहम जिम्मेदारियां इनके पास थी। 27 मई को क्या होता है, काकोली घोष जो है वो इस्तीफा दे देती है। इस्तीफा ये कहकर देती है कि भाई जो मेरा जिला था उस जिले से मैं हार गई हूं, तो मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देती हूं। लेकिन जो कहा जाता है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा लिया जाता है, जो पता होता है पार्टी को चलाने वाले लोगों को। चीफ विप के पद से भी इनको बाद में हटा दिया जाता है। और अब हम ये देख रहे हैं 8 जून को एक बैठक हुई, वो पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा, पूरी जो सिलसिलेवार तरीके से कब क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस ग्रुप को लीड करती हुई काकोली घोष फिलहाल दिख रही हैं। ये भी ममता बनर्जी की बहुत पुरानी सहयोगी, लगभग 40 सालों से रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हुआ क्या क्या कब कब। सबसे पहले तो अप्रैल की बात। अप्रैल में चुनाव हुए थे, 2 चरणों में चुनाव हुए, 23 और 29 तारीख को वोटिंग हुई। 4 और 5 मई 2026 को नतीजे आए। बीजेपी बहुत भारी मार्जिन से जीती। तृणमूल कांग्रेस जो है 80 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि 15 सालों से लगातार ये लोग सरकार में थे। ममता बनर्जी अपनी सीट भी हार गई। पार्टी में आंतरिक असंतोष शुरू हुआ। अब ये देखिए, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई और टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। 15 सालों से टीएमसी जो है वो सत्ता में थी पश्चिम बंगाल के। ममता बनर्जी का जो पूरा ऑरा था वो किस वजह से था, यह नेटवर्क जो था वो किस वजह से था।
पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ममता बनर्जी के पास एक तो उनका पर्सनल ऑरा था कि वो इनविंसिबल है, उनको हराया नहीं जा सकता है, अभेद्य है। पहली बात तो ये थी, वो ताकत ममता बनर्जी के अंदर लोगों में दिखता था कि इनविंसिबल है। दूसरी बात ये थी कि वो सत्ता में थी लगातार, तो ये जो ताकत थी कि वो इनविंसिबल हैं, वो ताकत खत्म हो गई 2024 के, बल्कि इस विधानसभा चुनाव के बाद, जब ममता अपनी भी सीट हार जाती हैं और सत्ता भी चली गई। तो जो सबसे दो प्रमुख मजबूत स्तंभ थे ममता बनर्जी की राजनीति के, वो दोनों स्तंभ गिर गए। जैसे आप लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है लेफ्ट पार्टीज के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास एक आइडिया है, आइडिया पे डिबेट हो सकती है। कांग्रेस के पास एक आइडिया है। ममता बनर्जी के पास उस तरीके का कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं था। वो लड़ी, लेफ्ट के खिलाफ वो लड़ती हैं, सत्ता उनको मिलता है और उनका ऑरा बड़ा जबरदस्त बनता है कि लड़ाका महिला है, लड़ सकती हैं, जुझारू महिला है, ये ऑरा था, इनविंसिबल है। इवन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को भी अगर कोई आंखों में आंख डालकर कोई उनके सामने लड़ता है, ऐसे बड़े कम नेता इस वक्त हिंदुस्तान में दिखते हैं। ममता बनर्जी उस तरह के नेताओं में से थी, लेकिन ये जो हार है, उन्होंने ये साबित किया कि इनविंसिबल नहीं रही। ऊपर से अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से वो उत्तराधिकारी अपना बना रही थी, उसमें यह भी दिख रहा था कि क्या कमजोर पड़ रही हैं, क्या फैसले नहीं ले पा रही हैं, तो ये भी इनके खिलाफ गया होगा। तो अप्रैल और मई में ये घटना होती है। शुरुआत में मई 2024 में हार के तुरंत बाद ही आलोचनाएं जो हैं वो स्वर पाने लगती हैं, आलोचनाएं जो हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं, विरोध के सुर जो हैं वो बढ़ने लगते हैं, इस्तीफों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। कारण क्या क्या होता है? अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव, भ्रष्टाचार, आईपैक की भूमिका, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी इनकी, कानून व्यवस्था की विफलता। जितने भी लोग गए हैं उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में भी बहुत बातचीत की कि प्रशासन जो है उसको बहुत अतिरेक दे दिया गया था, प्रशासन पे, मतलब प्रशासन के हाथों में बहुत सारा कंट्रोल दे दिया गया था, इसकी वजह से वो नाराज थे। कुछ काउंसलर्स इस्तीफे देने लगे थे। ये मई की बात है 2026 की, जब हार होती है तृणमूल कांग्रेस की। उसके बाद 27 मई को जो काकोली घोष दास्तीदार हैं वो टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा देते, 4 बार के सांसद हैं शायद ये लोकसभा में, 27 मई को ये इस्तीफा दे देती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल इनके पास रेगुलेशंस थी उनसे। ये कहती है मिसोजिनी, कल्याण बनर्जी पे आरोप लगाती है मिसोजिनिस्ट बयान डालने का। आरजी कर वाला आरोप ये लगाते हैं कि आरजी कर के बाद ये तनाव में थी, आरजी कर मामले में सच को सामने नहीं आने दिया गया, बहुत कुछ दबाने को इनसे कहा गया। ये महिला विंग जो है उसकी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी थी, आंतरिक भ्रष्टाचार की ये बात कर रही थी और आईपैक की बात कर रही थी, काकोली घोष। ये 27 मई को इस्तीफा देती हैं। 1 जून को क्या होता है, शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए नए सीएम हैं, वो एक घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने नकली सिग्नेचर की शिकायत की है, कि नकली सिग्नेचर इनका किया गया है। वो कौन से कागज पे था नकली सिग्नेचर? अभिषेक बनर्जी जिसे चाहते थे, आलाकमान जिसे चाहता था कि विपक्ष का नेता बने, उसको लेकर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में संदीपन साहा, ऋतव्रता बनर्जी, बहुत सारे विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी कागज पे साइन हो जाता है, वो पहुंच जाता है स्पीकर के पास। उसी मामले में ऋतव्रता और संदीपन साहा जो हैं वो शिकायत दे देते हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के जैसे ही ये शिकायत आती है, ये घोषणा करते हैं शुवेंदु, और शुवेंदु फिर कहते हैं कि शिकायत के आधार पे सीआईडी की जांच होगी। शुवेंदु के इस घोषणा के बाद ही एक्सपेल कर दिया जाता है ऋतव्रता को भी और संदीपन साहा को भी। लेकिन 58 से 60 विधायक जो हैं, 80 में से वो ऋतव्रता और संदीपन साहा के साथ आ जाते हैं। अब आप समझिए कि विपक्ष का नेता बनना था या बनाना था अभिषेक बनर्जी जिससे चाहते थे उसे, उसको लेकर आरोप यह है कि फोर्स सिग्नेचर करवाए गए। तो बहुत सारे विधायकों में ये कोफ्त रहा होगा, बहुत सारे विधायकों में ये गुस्सा रहा होगा, और वो गुस्सा फूटता है जब संदीपन साहा या ऋतव्रता बनर्जी को एक्सपेल कर दिया जाता है और ऋतव्रता बनर्जी के पीछे वो 58 से 60 विधायक जो हैं वो लामबंद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम असली टीएमसी हैं और ये विपक्ष के नेता होंगे ऋतव्रता बनर्जी, और टीएमसी जो है ऋतव्रता और संदीपन साहा को पहले निष्कासित कर चुकी है, उसके बाद वो लामबंद हो रहे हैं। जो बंगाल के स्पीकर हैं फिलहाल, वो ऋतव्रता बनर्जी की उस घोषणा को या उस बात को कि हाँ स्पीकर ये हो सकते हैं विपक्ष के नेता, उसे मान्यता दे देते हैं कि हाँ ऋतव्रता जो हैं विपक्ष के नेता बनेंगे। तो इस तरीके से ऋतव्रता जो हैं विपक्ष के नेता बन रहे हैं। अब ये जो केस है ना नकली सिग्नेचर वाला, इसी केस को हैंडल कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, और उसी केस में कुछ
हुआ है गड़बड़, जिसकी वजह से कल्याण बनर्जी अब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुन लें, उन्हें अभिषेक बनर्जी चाहिए या क्या। आगे बढ़ते हैं। तो 1 जून की हमने बात आपको बताई। 2 से 3 जून 2026 में क्या होता है, विधानसभा में विद्रोह हो जाता है। रिद्वता बनर्जी के नेतृत्व में 58-60 एमएलए अलग गुट बनाते हैं, स्पीकर को पत्र सौंप देते हैं और 2/3 बहुमत का दावा किया। तो 2/3 तो सिंपल सी बात, 80 गुणा 2/3 आप करेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाता है। लगभग 54 चाहिए, 58 से 60 इनके पास थे, अलग गुट थे। तो 2/3 का जो रूल है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, वो ये लगभग पूरा कर रहे हैं उस रूल को। तो अलग गुट बनाते हैं, 2/3 का बहुमत का दावा करते हैं और 3 जून को ही स्पीकर रिद्वता बनर्जी को लीडर ऑपोजिशन की मान्यता दे देते हैं। बागी गुट को आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिल जाता है। बागियों ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का वादा किया। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, यह कंस्ट्रक्शन कितना होगा, अपनी ही पार्टी का डिस्ट्रक्शन करने वाले लोग, जिस सिंबल से वो चुनाव लड़कर गए उसी सिंबल को छोड़ने वाले लोग या उसी सिंबल के लिए लड़ाई करने वाले लोग जो हैं वो कितना कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे, ये तो खैर पता पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप जरूर लग रहे हैं, आईपैक के प्रभाव की बात जरूर हो रही है, भ्रष्टाचार की बात जरूर हो रही है, आला कमान के फैसलों की बात जरूर हो रही है, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का तरीका है, जिस तरीके से वो लूपहोल्स ढूंढते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो लोभ, लालच, डर, ये सारी चीजें भी इसके पीछे होंगी ही होंगी। कम से कम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जितने हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जितने हैं, वो भी इस बात को रख रहे हैं। 3 जून के बाद आइए बढ़िए 8 जून 2026, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। जो लिखा है उस पर बाद में आएंगे। 8 जून 2026 इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है। ये मीटिंग राहुल गांधी बुलाते हैं, 23 पार्टियां इस मीटिंग में शामिल होती हैं। लेकिन राहुल गांधी ये मीटिंग बुलाते हैं ममता बनर्जी के कॉल करने के बाद। ममता बनर्जी उनसे कहती हैं कि राहुल आप मीटिंग बुलाइए वोट चोरी के मुद्दे पे। वोट चोरी के मुद्दे पे ममता बनर्जी चाहती हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग हो, राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करती है, मीटिंग बुलाई जाती है, ममता बनर्जी भी शामिल होती हैं। तो इस पार्टियों के नेता उस मीटिंग में शामिल हो रहे होते हैं। ममता बनर्जी जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग में बैठी थी, तभी उसी वक्त दिल्ली के ही अंदर और बैठक भी चल रही थी। वो बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 14 सांसदों की मीटिंग थी। वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके यहां पे ये मीटिंग चल रही थी। शुवेंदु शेखर रॉय जो हैं वो भी उस मीटिंग में थे और उसके बाद आपके जो अधिकारी साहब है, शुवेंदु अधिकारी जो हैं, वो भी दिल्ली पहुंचते हैं। बाद में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय जो 14 सांसदों में शामिल थी, जिनकी जो भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग कर रही थी, इन शताब्दी रॉय के घर पर 20 सांसदों की मीटिंग के दावे हुए कि 20 सांसद आए थे भाई हमारे घर पे और 20 सांसदों के साथ फिर से मीटिंग हुई। काकोली घोष, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया, उनके नेतृत्व में 19 से 20 टीएमसी एमपी जो हैं वो ओम बिरला को चिट्ठी लिखती हैं और चिट्ठी लिखकर क्या कहती है कि एनडीए के साथ समर्थन अलग ब्लॉक बनाने की वो मांग करती है कि टीएमसी का ये एक अलग ब्लॉक है और ये असली ब्लॉक है और ये एनडीए को समर्थन दे रहा है। मतलब टीएमसी सुप्रीमो, टीएमसी आप नाम सुनेंगे अगर आप मतलब बंगाल से हैं भी या कहीं से भी हैं, तृणमूल कांग्रेस का नाम सुनते ही ममता बनर्जी का चेहरा आपको आपके जहन में आ जाएगा, आपके आंखों के सामने आ जाएगा ममता बनर्जी का चेहरा। वो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में बैठी हुई हैं। उनके कहने पर राहुल गांधी, उनके रिक्वेस्ट पर राहुल गांधी ये मीटिंग बुला रहे हैं। वो इंडिया अलायंस की बैठक में हैं और उन्हीं की पार्टी से जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम एनडीए का समर्थन करेंगे, ये अलग ब्लॉक और ये असली ब्लॉक है तृणमूल कांग्रेस का। ये एक ही दिल्ली में चल रहा है। 8 जून की ही सारी ये घटना है। तो लोकसभा में जो विद्रोह है वो भी दिखने लगा। तो विधानसभा की जो म्यूटिनी थी वो लोकसभा के रिवोल्ट में भी बदलती हुई दिखी तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब 9 से 10 जून बागियों ने रियल टीएमसी टैग की मांग की है कि रियल टीएमसी जो है वो हम हैं। ममता गुट ने पार्टी के सभी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज जो हैं वो भंग कर दी हैं फिलहाल। काकोली घोष जो हैं वो बागी 2/3 बहुमत के आधार पर पार्टी नाम सिंबल का दावा कर सकते हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो आदित्य ठाकरे को एलिवेट कर रहे थे पार्टी के अंदर। एकनाथ शिंदे को जो है वो तोड़ा गया या वो खुद टूटे। अब ये आपको देखना है ना, मैं बार बार बात कर रहा हूं किस तरीके की राजनीति होती है, हमने देखा। और एकनाथ शिंदे के साथ अधिक संख्या में विधायक जो हैं वो गए। बाद में ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है
वो असली शिवसेना है। तो शिवसेना का सिंबल उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया और वो एकनाथ शिंदे वाले गुट के पास चला गया। तो ऐसा ही कुछ अब शायद टीएमसी के साथ हो सकता है। ममता का जो गुट है, ममता बनर्जी वाला जो गुट है, वो गद्दारी कह रहा है कि ये भाई जितने लोग गए हैं ये सब गद्दार हैं। कानूनी और स्पीकर फैसले जो है, स्पीकर जो है वो फैसला लेंगे, कानून के हिसाब से फैसला लिए, ये सब अभी बाकी है। तो जो होगा वो हम सबके सामने आ जाएगा और जब सामने आएगा तब आपके सामने हम भी रख देंगे। इसके बाद जो दो सवाल उठते हैं, एक तो ये कि नियम क्या कहते हैं, ये मैं कई बार बता ही चुका हूं आपके। एंटी डिफेक्शन लॉ है, अलग पार्टी तो ये लोग बना नहीं सकते। एक आदमी कोई छोड़ के जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो फिर होता क्या है कि या तो आप मर्ज कर सकते हैं, 2/3 से ज्यादा अगर आपके पास बहुमत है तो, और अगर आप मर्ज करते हैं तो आपकी सदस्यता भी बनी रहेगी और जो बच जाते हैं उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल पार्टी हम हैं। इस पर स्पीकर जो है वो फैसला लेंगे ओरिजिनल पार्टी आप हैं या नहीं हैं। आपको ओरिजिनल सिंबल मिल जाएगा, जो बाकी बचे हुए हैं उनको दूसरे गुट का सिंबल मिल जाएगा, जैसा शिवसेना के साथ हुआ महाराष्ट्र के अंदर। तो वैसा मॉडल हो सकता है। और एक बड़ा सवाल यह है, जो मैं बार बार कह रहा था कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता उस पूरे प्रकरण में। ये जानते हुए कि अभिषेक बनर्जी का जो प्रभाव बढ़ रहा था उससे नाराजगी थी, ये जानते हुए कि भ्रष्टाचार के ऊपर शायद नाराजगी हो सकती है, जानते हुए कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो अब सत्ता में नहीं रही, सत्ता उससे छिन गया। 15 सालों से वो सत्ता में थी। ममता बनर्जी वयोवृद्ध हो रही हैं, अभिषेक बनर्जी को वो उत्तराधिकार अपना सौंपना चाहती हैं। इन सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का जो तरीका है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है क्यों करना चाहेगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बंगाल तो वो जीत चुकी है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। तो उद्देश्य हो सकता है, आप भूले ना, डिलिमिटेशन बिल जो ये लाना चाहते थे और ला नहीं पाए क्योंकि इनके पास संख्या नहीं थी। 293 इनके पास सांसदों की संख्या एनडीए की अगर मैं बात करूं, जिसमें टीडीपी भी है, जिसमें नीतीश के सांसद भी हैं और अन्य सहयोगी दल भी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद अपने हैं। तो 293 का इनका नंबर है। 28 सांसद जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं। मान के चलिए अगर 18-19 सांसद यहां आ जाते हैं तो 293 प्लस 18-19 संख्या बल थोड़ा सा बढ़ेगा। डीएमके के साथ भी ये बातचीत में है। नंबर बढ़ाना क्यों चाह रहा है, सरकार तो इनकी है और पार्टी में भाजपा में तो शामिल हो नहीं रहे, तो नंबर बढ़ा के क्या होगा। नंबर बढ़ा के 2/3 बहुमत की जो शर्त है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है, उस मंजिल के तलाश में ये सफर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कर रही हो, ऐसा संभव है। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाह सकती है कि ऐसा हो। होगा क्या, ना तो हम ज्योतिषाचार्य हैं, ना आप, और मेरा तो बड़ा ज्यादा विश्वास भी नहीं है इन सब चीजों में। जो होगा वो सामने आएगा और जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो खुद बता देंगे कि भाई ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। जैसे जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स हमको जानकारी देंगे वैसे वैसे हम आपको जानकारी देंगे। खैर, पूरे इस टीएमसी के टूट पर आपकी क्या राय है। क्या परिवारों के कंट्रोल में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज होती चली जा रही हैं, और ये जो पारिवारिक कंट्रोल वाला मामला है अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में, क्या ये उनकी तबाही का, उनके विनाश का कारण बन रहा है। क्या आपको ये लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संसाधन, भारतीय जनता पार्टी के जो रिसोर्सेज हैं उसके कारण जो लोभ दिया जाता है, या एजेंसीज पे कंट्रोल के जो आरोप लगते हैं उसके कारण जो डर दिखाया जाता होगा, वो डर और वो लोभ जो है वो हावी हो रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। जो जो चीजें अनफोल्ड होंगी वो आपके सामने हम जरूर लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए मॉलिटिक्स, देखते रहिए द मॉलिटिक्स शो। अपना समर्थन, अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।